नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल IW एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, यह हमारी क्लास भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होने वाली है, जिस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण और स्पेशल प्रश्नों को यहाँ पे रखा है, जो पिछले किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो यह क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल होने वाली है। अगर आप भी यूपी पैट या सुपर टेट या यूपी टेट, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी या एसएससी, जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए एक रामबाण क्लास होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल क्लास होगी, जिस क्लास में मैंने 30 मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा है। आपने कितने प्रश्नों को सही किया, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे IACT वाईफाई एकेडमी चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने बेल आइकन को ओपन नहीं कर रखा है, तो बेल आइकन को ओपन कर लें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो गुवाहाटी में सर्वाधिक उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र में है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो संविधान है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपके साथ आपका आंसर क्या रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा प्रश्न नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं, यानी व्यवस्थाएं पूछ रहा है, यानी आपातकालीन कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं को हम लागू कर सकते हैं अपने भारतीय संविधान के अनुसार। तो बेटा, ये जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, तो वो 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? देखिए, यहाँ पर 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो यहाँ पर पूछ रहा है, नहीं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा ये घोषणा की जाती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। संविधान के 352 अनुच्छेद के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारे पास, युद्ध या ब्रह्मा आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या कभी भी। तो युद्ध या ब्रह्मा आक्रमण के कारण की गई आपातकालीन की घोषणा संसद द्वारा 1 महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है वो उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में कितनी बार की गई है? 1, 2, 3 या 4? प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की जा चुकी है? तो यहाँ पे कमेंट करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कौन सा प्रश्न यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए इसी तरह से किस किस का सही जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करते हैं, तो अभी तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है हमारे देश में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो देखिए, जो हमारे पास राष्ट्रपति शासन होता है ना बेटा, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, तो बेटा ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है यानी किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, संसद, प्रधानमंत्री या संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में, तो क्या हो जाएगा आपका? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी राज्य का जो राज्यपाल होगा उसके आदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो देखिए, किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसकी अवधि 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 2 वर्ष। तो अगर मैं उसकी अवधि की बात करता हूं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है वो कितने माह की होती है? तो वो होती है आपके 6 माह की अवधि। कितने माह की होती है? 6 माह की प्रारंभिक अवधि होती है। अगर इस अवधि को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक अवधि 6 माह की होती है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था, तो ये आपका पंजाब में लगाया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन आपका पंजाब में लगाया गया था। अच्छा, ये हमारे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं अभी तक हमारे देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगाया गया है। अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 बार भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यानी जो हमारा संविधान है, संविधान में 4 शब्द जोड़े गए थे ये, यानी संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं? किस संविधान संशोधन के द्वारा? जो अमेंडमेंट हुआ है वो किस विधेयक यानी किस संशोधन के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां, 61वां। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। किस संविधान के द्वारा? संविधान जो अमेंडमेंट था वो कौन सा था? 42 यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 12 यानी प्रश्न नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले समय में जो वोट डालने की आयु हुआ करती थी वो 21 ईयर्स हुआ करती थी, लेकिन इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था और अभी भी 18 वर्ष ही है प्रेजेंट में। तो 72वें संविधान संशोधन द्वारा 73, 61, 62वां। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की आयु, यानी मत डालने का यानी वोट डालने की जो आयु है वो 21 से 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? तो देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस चीज़ से संबंधित है? नगरपालिका, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, काम के अधिकार से। तो जो हमारे पास 73वां संविधान संशोधन है वो किस चीज़ से संबंध है? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो ये संबंध है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है, तो ये जो संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, 367, 368।
तो भारतीय संविधान में कोई भी अगर संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के द्वारा ये संशोधन किए जाते हैं। सभी अमेंडमेंट जो होते हैं वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होते हैं, वो सभी होते हैं 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सभी अमेंडमेंट होते हैं, अर्थात संशोधन होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ये 92वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन या 89वां संविधान संशोधन। तो देखिए, जो हमारे पास मैथिली, डोगरी और बोडो, संथाली इन भाषाओं को 8वीं सूची में कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इन भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, अब टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज़ द राइट। अच्छा, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 84वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यानी जो हमारे पास 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, यानी ये था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अगर हम बात करते हैं दलीय जो व्यवस्था है वो बहुदलीय की व्यवस्था है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुदलीय कैसा है? बहुदलीय। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ यानी जो हमारे पास है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की जो नियुक्ति कौन करता है? तो अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो संघ के जितने भी शासित होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, 14 भाषाएं, 15 भाषाएं या 18 भाषाएं या 22 लैंग्वेज का उल्लेखित है। अगर हम बात करते हैं संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को रखा गया। कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा। 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। और ये किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, कभी भी पूछ सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साकारिया आयोग संबंधित है, प्रश्न नंबर 20। जो साकारिया आयोग है वो संबंधित है नदी जल विवाद से, अंतर्राज्यीय संबंधों से, केंद्र राज्य संबंध से या उपरोक्त तीनों से? तो अगर हम बात करते हैं सरकारिया आयोग जो संबंधित है वो किस चीज़ से संबंधित है? वो है केंद्र राज्य से संबंध से, केंद्र राज्य के संबंध से। किससे है? ऑप्शन सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर जो अपशिष्ट अधिकार है वो क्या है? राज्य के पास या केंद्र के पास, न्यायपालिका के पास या केंद्र एवं राज्य दोनों के पास? तो दोस्तों कमेंट कीजिए। अगर हम बात करते हैं, देखिए अपशिष्ट जो अधिकार है वो किसके द्वारा रखा गया है? तो जो हमारे पास अपशिष्ट अधिकार होता है, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये है केंद्र के पास। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करते रहिए दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है सेशन?
अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो देखिए अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या गृह मंत्री। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कब कराया जाता है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद या जब आवश्यक हो। तो देखिए जो हमारे पास उपचुनाव है ना बेटा, प्रश्न नंबर 23 है, उपचुनाव कब कराया जाता है? जब आवश्यक हो। अगर आवश्यकता है तभी उपचुनाव होता है, अदरवाइज उपचुनाव नहीं कराया जाता है। या किसी की डेथ हो जाती है, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तभी जो है इस तरह से किसी की जो व्यक्ति होता है, कैंडिडेट होता है, उसकी डेथ के उपरांत या किसी भी अन्य परिस्थिति में उपचुनाव कराया जाता है, वैसे नहीं। अगला क्वेश्चन है 24 भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? देखिए पूछ रहा है भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था। तो पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1947, 1950, 1952 या 1953। तो पहली बार जो चुनाव हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब बताएंगे? 1952 में पहली बार भारत के अंदर चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो देखिए जो हमारे भारत के राष्ट्रीय यानी राजनीतिक दल और राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों को दर्जा कौन प्रदान करता है? तो प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, संसद या राष्ट्रपति। तो ये जो हम बात करते हैं भारत की, भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों को दर्जा प्रदान करता है चुनाव आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए जो भी राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है कौन करता है? वो करता है राज्यपाल, यानी ना मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्यपाल। आपका क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या लगा देना है? ऑप्शन ए, यानी राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखिए अगर हम पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी के संथानम, ऑप्शन सी के सी नियोगी और ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास वाई बी चन्हानम। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के गठन की, तो ये गठन कब किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के लिए, नदी जल बंटवारे के लिए, पंचायती राज के लिए या आरक्षण के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन की अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो पंचायती राज के लिए इसका गठन किया गया था। अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, नागौर राजस्थान। जैसे कि अभी मैंने आपको बता ही दिया है, भारत में जो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज़ द राइट। ध्यान में रखेंगे, सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यानी कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो जिला परिषद, पंचायत परिषद या ग्राम सभा। तो अगर हम बात करते हैं तो परिषद यहाँ पर हमारे पास पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। जिला परिषद, पंचायत परिषद, ग्राम सभा ये हमारे पास पंचायती राज संस्था है। ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, यानी प्रश्न नंबर 31। ये आपको इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। इसका क्या आंसर रहेगा? संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया था?
ऑप्शन ए जून 2002, ऑप्शन बी अप्रैल 2003, ऑप्शन सी जून 2005, ऑप्शन डी जुलाई 2006। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी बताएगा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा चैनल की तरफ से। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होमवर्क है, आप भारतीय संविधान को सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए, और दूसरी भी क्लास आने वाली है दोस्तों, तो इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रिपरेशन को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक तेज़ धार दे सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।